तो समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और जब मैंने माँ सरस्वती की बात की तो मैं अब जिस वक्ता को बुलाने जा रहा हूँ उसमें माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा रही। उन्हें अब सिंगापुर में कोई परिचय का मोहताज न कहा जाए। उन्होंने पत्रकारिता साहित्य से उनका लगाव बहुत पहले से था, पर फिर उन्होंने अपने लेखनी में बहुत ही विस्तार किए, विषयों से खुद को जोड़ना। कोकिल कंठनी है, मधुर भाषिणी है, तो जब वो आती हैं तो विषय का विस्तार है उनके ऊपर, विषय के बारे में जानकारी है क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की हुई है। और कोकिली कंठनी जैसे मैंने कहा कि बहुत ही मधुर स्वर में गाती हैं। आ रही हैं आज भाषा के अंतर संबंधों में बात करने के लिए, और मैं आमंत्रित करता हूं आराधना जी को। आराधना जी, अगर आपके बारे में मैंने कोई बात ना कही हो तो प्लीज आप अपना परिचय खुद ही जोड़ लें और अपने बारे में, अपने विषय में बात करें। आमंत्रित है आराधना। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के कार्यक्रम में मेरा परिचय संजय जी ने ही दिया था और आज भी उन्होंने मेरा परिचय दिया। तो देखिए कैसे हम एक वृत्त की परिधि की तरह घूम कर उसी बिंदु पर वापस आकर लौटते हैं। तो सबसे पहले सिंगापुर के एक्सपो सभागार में अपनी प्रवासी काया में विशुद्ध देसी मन रखने वाली आराधना झा श्रीवास्तव का आप सभी को सादर प्रणाम और सिंगापुर से नमस्ते भारत। नमस्ते भारत के इस भव्य मंच पर ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर के तत्वाधान में आयोजित हिंदी उत्कृष्टता संवाद के तहत आज मैं भाषाओं के अंतर संबंध पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विषय हिंदी का है, तो इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि कैसे ये चलन में आया। हिंदी ये शब्द अपने आप में ही भाषाओं के अंतर संबंध का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे दो अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द के विभिन्न उच्चारण के कारण वो चलन में आता है। जो संस्कृत में स की ध्वनि है वो फारसी में ह के रूप में पाया जाता है और इसीलिए संस्कृत के सिंधु और सिंधी ये दोनों ही शब्द फारसी में हिंद और हिंदी के रूप में उच्चारित किए जाते हैं। प्रयोग और रूप की दृष्टि से हिंदवी या हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत, प्राकृत अथवा किसी भी अन्य भारतीय आधुनिक आर्य भाषा में आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। फारसी में हिंदी का अर्थ होता है हिंद से संबंध रखने वाला, किंतु इसका प्रयोग हिंद के निवासी अथवा हिंद की भाषा यानी कि हिंद की जो भाषा है हिंदी, इसके रूप में प्रयोग में किया जाता है। और किस प्रकार एक भाषा किसी दूसरी भाषा में उच्चारण की भिन्नता के कारण अपना अलग स्वरूप ले लेती है, उसका एक उदाहरण स्वयं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। ये आयरिश मूल के ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया था और इन्हें सबसे पहला या आप कह सकते हैं सबसे ख्याति लब्ध भारतीय भाषा वैज्ञानिक माना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति बिहार के गया और मधुबनी जिले में हुई थी और मधुबनी जिले के जिलाधिकारी के रूप में ये इनकी प्रसिद्धि का एक उदाहरण है कि वहां एक बाजार का नाम है गिलेसन। और ये आप देखिए कि जो मधुबनी की चित्रकला है वो तो विश्व में प्रसिद्धि पा ही चुकी है और जो गिलेसन बाजार है वो मेरा मातृक और मेरा पैतृक जो मतलब मधुबनी है वो मेरा मातृक और पैतृक दोनों ही स्थान है। तो कैसे ग्रियर्सन महोदय मधुबनी में जाकर गिलेसन बन जाते हैं, तो ये भाषा के अंतर संबंध का ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब ये देखिए कि ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी जो नियुक्ति है वो देश के अलग अलग हिस्सों में हुई थी और वे जहां भी गए उन्होंने वहां की भाषा, बोली और साहित्य इसका अध्ययन किया। तो बिहार जो मेरा गृह राज्य है वहां से उन्हें विशेष लगाव था और
विदेशी होने के बावजूद वे धारा प्रवाह भोजपुरी बोला करते थे। यहाँ तक कि जब वो वापस ब्रिटेन गए तब भी जो बिहार की माटी से उनका लगाव बना रहा और जो बिहार का प्रसिद्ध सात्विक भोजन है चूड़ा दही, वो उनका प्रिय भोजन बना रहा उनके जीवन पर्यंत। तो ये है भाषा का एक प्रभाव जो आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है, आप में रच बस जाता है। उन्होंने एक बड़ा ही एक प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थी, कस कस कसगर के ना मगहिया का भोजपुरिया का तिरहुतिया। तो इस वाक्य में आप देखें तो बिहारी जो भाषा है उसकी 3 बोलियां, भोजपुरी यानी जिसे आपने यहाँ पे कहा होगा मगहिया, भोजपुरी, मगही, और जो तिरहुतिया है यानी मैथिली, इन तीनों ही भाषाओं को समेटा है। पहली जो मैथिली है वो गंगा के उत्तर में दरभंगा के आसपास बोली जाती है जहां से मैं हूँ, और जो दूसरी मगही है उसका केंद्र है पटना और गया और आसपास के कई इलाकों में ये बोली जाती है, और उसके बारे में विस्तार से रत्नेश जी ने आज प्रस्तुति दी है। जो क्षमा कीजिएगा, भोजपुरी जो है वो मुख्यतः संयुक्त प्रांत की गोरखपुर, बनारस कमिश्नरियों और बिहार के शाहाबाद, चंपारण और सारण जिले में बोली जाती थी। ये भारत के संदर्भ में जानकारी है। विदेश के कई देशों के बारे में रत्नेश जी ने विस्तार से बताया ही था। तो ये जो तीनों ही बिहारी भाषा की जो बोलियां हैं उनकी 3 लिपियां हैं। छपाई में देवनागरी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, लिखने में कैथी लिपि का प्रयोग होता है जिससे कायस्थ जो लिपि है उसका उन्होंने अपने स्लाइड में भी उन्होंने जिक्र किया था, और मैथिली की अपनी लिपि है तिरहुतिया जिसे मिथिलाक्षर के रूप में भी जाना जाता है। ग्रियर्सन महोदय ने 3 किताबें ऐसी लिखी जो मैथिली व्याकरण से संबंधित है। मैथिली ग्रामर, 7 ग्रामर्स ऑफ द बिहारी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज। ये ऐसी किताबें हैं जो उनकी प्रसिद्धि को, भाषा के प्रति उनके प्रेम को दिखाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे जो मैथिल कोकिल जनकवि विद्यापति जी हैं उनके साहित्य को भी उन्होंने रेखांकित किया है, और वो एक पहले अंग्रेजी विद्वान थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं पे इतना काम किया, और रामचरितमानस को उन्होंने करोड़ों लोगों की बाइबल की उपाधि दी थी, और उन्होंने असंख्य लोगों से पत्राचार किया, संपर्क किया और भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, और उसकी सुखद परिणति हुई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में। ग्रियर्सन महोदय ने भाषा तत्व के आधार पर जो भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण किया है, जिसमें से सबसे पहले आती है बाहरी उपभाषा, और उसके बाद आती है भीतरी उपभाषा, और फिर मध्य उपभाषा। 3 उपभाषाओं के तहत जो पश्चिम उत्तर समुदाय की जो भाषाएं हैं वो है लहंदा और सिंधी। अब इन दोनों ही भाषाओं में स का उच्चारण ह हो जाता है, और इसीलिए बंगाली आदि पूर्व समुदाय की भाषाओं में स के स्थान पे आप देखेंगे वो स की जगह श हो जाता है। इसीलिए सिंधी हिंदी बन जाती है, और जो मिठास का पर्याय रसगुल्ला है वो बंगाल में जाकर रसगुल्ला बन जाता है। तो भाषाओं में कितना रस समाहित है और वो कितना एक दूसरे से रोचकता के साथ जुड़ी हुई है। फिर पहले बिहार, बंगाल और असम ये तीनों ही संयुक्त प्रांत के तहत आते थे, बाद में इनका विभाजन कर दिया गया और 3 अलग अलग राज्यों में बन गए। और इन तीनों ही राज्यों की जो भाषाएं हैं वो उसके साथ आसाम की भाषा आसमी, ये सब एक ही भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं, और इसीलिए इनमें बहुत हद तक समानता भी पाई जाती है। अब देखिए, बंगाली और जो उड़िया है ये दोनों ही भाषाएं आपस में बहनें कहलाती हैं। बंगाली लिपि पुरानी देवनागरी का ही एक रूपांतर है और इसी लिपि में लिखी जाती है। आसामी में इसमें कुछ सुधार किए गए और फिर इसे अपनाया गया। उड़िया की तरह आसामी भी बंगाली भाषा की बहन है, और आसामी व्याकरण बंगाली व्याकरण से यानी कि ग्रामर से बहुत अधिक अलग नहीं है। आप देखिए, उड़िया भाषा और बंगला भाषा जो दोनों ही भाषाएं हैं उनमें कई शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और यदि धीमी गति से उन्हें बोला जाए तो आप दोनों भाषाओं की समानता को समझ पाएंगे। इसका उदाहरण है कि बंगला भाषा का एक वाक्य है, मारिच एकटा फॉल नाइट शेटा परिवारा आंशा, और इसका अर्थ है कि मिर्च एक फल है जो नाइट शेड प्रजाति का एक परिवार
वाक्यांश है। और उड़िया में मुँह गीता गायवाकू भाला पाए, अर्थात मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। तो अगर किसी उड़िया भाषी और एक बांग्ला भाषी का आपस में संवाद कराया जाए और वो धीमी गति से हो तो एक दूसरे की बात को वो समझ सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भाषाएं अपनी उत्पत्ति के आधार पर, व्यवहार के आधार पर और स्थानीय लोगों के उच्चारण के आधार पर एक दूसरे के साथ बहिनापे का संबंध रखती है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैथिली जो मेरी मातृभाषा है, उसमें है के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं अच्छी, छै, छैन, इस रूप में लिखा और बोला जाता है। अब जैसे हिंदी में तुम कैसे हो, इसका अगर हम नेपाली में अनुवाद करें तो वो होगा तिमिलाई कस्तो छ, गुजराती में तमे केम छो, और बांग्ला में आपेन केमोन आछे, और मैथिली में आहा केहन छी। तो इन तीनों ही भाषाओं में छ, छो, आछे, छी, इन सब भाषाओं को अलग अलग रूप में प्रयुक्त किया गया है, पर सबका अर्थ तो एक ही है। तो देखिए कि भाषाएं कितनी समानता रखती हैं। आवश्यकता है उसे समझने के धैर्य की और ये जानने की कि भाषाएं हमें बांटती नहीं है। भाषा कोई दीवार नहीं बनाती है, बल्कि भाषाएं हमें जोड़ती है। अब देखिए कि भाषा कैसे अपने स्वरूप को बदलती है। इसलिए कहा भी गया है कि खाट खाट पर बोली बदली और कोस कोस पर बानी। तो हमारे देश में जो भाषाएं हैं वो विविधता में एकता का सूत्र जो है वो प्रतिपादित करती है। वसुधैव कुटुंबकम की जो उदात्त अवधारणा है उसे प्रतिस्थापित करती है। अब जैसे आप देखिए संस्कृत निष्ठ शब्दों का अगर प्रयोग करें और उसकी अगर बहुलता हो तो कैसे एक जो भाषी है वो दूसरे भाषी से जुड़ता है वैश्विक स्तर पे। उसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे जापान में शिंतो और बौद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार को तोरी कहा जाता है, जो संस्कृत शब्द तोरण से मिलता जुलता है। तो तोरी और तोरण ये कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसी तरह से रशियन भाषा में शीतकाल के लिए हिम का प्रयोग किया जाता है, जिसे वहां जिम कहा जाता है रशियन भाषा में। और ये जिम जो है वो संस्कृत शब्द हिम से कितना मिलता जुलता है। और हमारे यहाँ हिम से बने हैं हिमालय, यानी हिम का आलय, हिम का यानी हिम का बर्फ का घर। अब अंग्रेजी भाषा में जो वायरस शब्द है जिससे हम पिछले 2-3 साल से बहुत पीड़ित रहे हैं, तो वायरस शब्द लैटिन भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है विष, जो मूलतः संस्कृत का शब्द है। उसी तरह से हॉस्पिटल के लिए तेलुगु भाषा में शब्द है अस्पत्री और हिंदी, उर्दू और नेपाली में शब्द है अस्पताल। और आपको बता दूं कि ये जो शब्द है वो मूलतः पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ है हॉस्पिटल। और हिंदी बोलते समय जैसे हम अधिकांशतः हर वाक्य के अंत में है ना लगाया करते हैं, वो सिंगापुर में आके वो ला बन जाता है। तो कैसे भाषाएं जुड़ती हैं एक दूसरे से, इसका उदाहरण यही है क्योंकि भाषा पर प्रवास का और शासन का, यानी किस समय किनका शासन रहा है उसका और स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी स्वीकार्यता का प्रभाव पड़ता है। और फिर आम जीवन में वो किस प्रकार उसे आत्मसात करते हैं, कैसे व्यवहार में लाते हैं, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जब प्रवास के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो अपने साथ अपनी भाषिक संस्कृति को ले जाते हैं और यही भाषाएं किसी और भाषा के साथ मिलकर एक नया रूप धर लेती है। हिंदी में प्रचलित जो विदेशी शब्द है उसमें सबसे अधिक संख्या फारसी की है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि सभी जो इस्लामी शासक रहे हैं उनके जो दरबार की भाषा फारसी ही रही है। और अरबी और तुर्की के जो भी शब्द हिंदी में आए वे सभी फारसी से ही हमारे यहाँ आए। यूरोपीय भाषा, अगर हम यूरोप के भाषाओं की बात करें तो उनका प्रभाव लगभग 1500 ईस्वी से प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि तब यूरोप के लोगों का भारत में आगमन शुरू हुआ था। और
और हिंदी भाषी तब तक इनके संपर्क में नहीं आए थे। इसलिए प्राचीन इतिहास या साहित्य में यूरोपीय भाषा के शब्द न के बराबर मिलते हैं। 1800 की ईस्वी के लगभग हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो मुगलों के हाथ से निकलकर अंग्रेजी शासन में आ गया और इसीलिए विगत 100 वर्षों से हिंदी समूह या शब्द समूह पर अंग्रेजी भाषा का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि आज तक हम उसे उबर नहीं पाए हैं। और इसीलिए ग्लोबल हिंदी एक्सीलेंस समिट किया जाता है, प्रेरणा पुरस्कार निकाले जाते हैं, कई सारे मंच बनते हैं ताकि बच्चों को अपनी भाषिक संस्कृति से जोड़ा जा सके। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जिसे हमने अपना लिया है और वो हमें लगते ही नहीं कि वो हिंदी के नहीं है, जैसे नर्स, नवंबर, नावल, निकर, नोट, नोटिस। अब मैं इसलिए इसे हिंदी के रूप में उच्चारित कर रही हूँ। अगर आप अंग्रेजी की तरह कहेंगे तो आप कहेंगे नवंबर, आप कहेंगे नॉवल, लेकिन हिंदी में नाविल ऐसे लिखा जाता है। और आप देखिए पलस्तर, पुलिस, पैसा, मशीन, मनी ऑर्डर, मफलर, ये कैसे देसी अंदाज में हमारे यहाँ अपना लिए गए। और देखिए जो संपर्क में विदेशी भाषा के शब्दों का मिलना कोई अस्वाभाविक नहीं है, पर बस इतना अनुरोध रहता है भाषाविदों का, भाषा वैज्ञानिकों का कि वो अति न हो। आप अति सर्वत्र वर्जयेत, तो शब्दों का प्रयोग इतना हो कि आपकी अपनी मूल भाषा का स्वरूप कायम रहे और फिर नई भाषाएं उसमें से मिलके भाषा को आगे बढ़ाती रहे, क्योंकि भाषा भाखा कहलाती है। भाखा का अर्थ है प्रवाहित होते रहना, और भाषाएं जो हैं वो नदी के प्रवाह की तरह होती है जो अपने नदी के दोनों किनारों को काटती नहीं है, बल्कि उसकी मिट्टी का एक अंश अपने में समेट कर आगे बढ़ती जाती है और दोनों किनारों को जोड़कर एक पुल बनाने का काम करती है, एक सेतु बनाती है। भाषाओं को इसी रूप में देखते रहिए, भाषाएं मिलती रहेंगी, गंगा यमुना की तरह एक संगम बनाती रहेगी भाषाओं का, जो आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आपकी संस्कृति में घुलता मिलता रहेगा। भाषाओं का ऐसा ही सुंदर स्वरूप और भी आपके सामने निखर कर आएगा कल के हमारे कार्यक्रम में, जब जय श्री राम के नारे लगेंगे और हर हर महादेव का उद्घोष भी होगा, क्योंकि कल हम रामायण की प्रस्तुति करने जा रहे हैं सिंगापुर के बाल कलाकारों के द्वारा। और उगना महादेव जो मिथिला का एक गौरव है, उसे जिसे मूलतः मैथिली भाषा में लिखा गया था, उसे हिंदी में अनुवाद कर अपने निर्देशन में मैं अपने यहाँ के मैथिल समुदाय के कलाकारों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो आप सबकी उपस्थिति हमारा मनोबल बढ़ाएगी। इसी तरह आपका सहयोग हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Gupta ji ka. She is a writer, playwright and theatre artist. She has been part of almost 25 productions, many of which have traveled internationally and prestigious culture. आप सब उनको जानते होंगे जलसा के माध्यम से, और बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने उनको सुना होगा। बहुत सारी हिंदी प्रतिभाओं को उन्होंने अपने नाटक में स्थान दिया है, प्रतिभाओं को उभरने का अवसर दिया है। हमारी दूसरी जो राइटर हैं वो हैं सुनीता लाड भमरी जी। वो भी एक ऑथर हैं, प्ले राइटर हैं। अभी हाल ही में इनकी एक फिल्म साहसी जो एथिकल जर्नलिज्म पे आधारित है, सिंगापुर के कलाकारों को लेकर उन्होंने बनाई है, जो रिलीज हुई है। बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलता है और पहले भी इन्होंने फिल्मों के लिए काम किया है। तो सुनीता जी, आपका आमंत्रण है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हिमांशु भाई को। हिमांशु जी द रंगमंच प्रोग्राम के सह संस्थापक हैं। इन्होंने 75 से अधिक नाटक लिखे हैं और इनके परिचय में मैं पढ़ रहा था कि देश पे जान, संस्कृति सभ्यता के लिए जान और न्यौछावर करने के लिए हर हमेशा खड़े रहते हैं। तो हिमांशु जी का स्वागत करते हैं। मैं ऑल्सो आमंत्रित करता हूँ, हम आमंत्रित करते हैं छाया, डॉक्टर छाया जी का। इनको 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट एचआर में और भाषा संस्कृति सबसे लगाव है। तो डॉक्टर छाया जी, आमंत्रित करता हूँ आपको भी मंच पे।
अब जब इतने गुणी जन मंच पे हो तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मंच विषय के साथ इनके हवाले करता हूं। ये सब हीरो हैं, बताएंगे कि नए हीरो कैसे बनाते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हीरोज के साथ शीरोज भी बैठी हुई हैं, सो आप सभी का आज बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं। और क्या समा बंधा हुआ है, भाषाओं का जो यहाँ सम्मेलन चल रहा है, कल्चर का जो हम इतना रिचनेस देख रहे हैं, मतलब इससे बढ़िया शनिवार कोई क्या बिता सकता है। तो ममता जी, इस मंच के लिए हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ मेरे साथ बैठे जो 3 महारथी हैं, इन तीनों की अपनी अपनी यात्रा रही है, चाहे फिर वो हाल में आई साहसी मूवी हो, या गौरी जी आपके काम का अगर व्याख्यान करें तो फिर सारा समय उसी में चला जाएगा। और हिमांशु भाई, आपसे अगर हम शुरू करें तो फिर सांझ यही हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस हैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमारे तीनों महारथियों ने भाषा को लेकर उसे पिरोकर कहानियों को सुनाने का हुनर है इन सब में, और अलग अलग शैलियों से इन्होंने वो कहानियां बाहर लाई हैं। तो सबसे पहले मैं गौरी जी से पूछूंगी और फिर आपके पास आऊंगी सुनीता जी, और फिर हिमांशु भाई आपके पास। तो गौरी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने फिल्मों के लिए कहानी लिखी है, नाटकों के लिए लिखी है और किताबें भी लिखी हैं, तो इन तीनों में ही आपका कैसा अनुभव रहा है, और क्या कहना चाहेंगी आप इन तीनों ही माध्यम के बारे में जब भाषा और शब्दों को सहेज के कहानियां सुनाई जाती हैं? धन्यवाद छाया जी, आपने बहुत तारीफ करी है मेरी, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं लेखक हूँ और पिछले 30 साल से मैं यही काम कर रही हूँ, लेखन अलग अलग प्रकार का। तो मैंने शुरुआत की थी एडवर्टाइजिंग से, मेरी पढ़ाई ही इसी सब्जेक्ट में हुई है। क्रिएटिव राइटिंग मेरा सब्जेक्ट है जो मैंने कॉलेज में पढ़ा है, और एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटिंग करते मैं स्क्रिप्ट राइटिंग पे उतर आई। बम्बई में यूटीवी में काम करती थी मैं। फिर उसके बाद पिछले 25 साल से मैं सिंगापुर में हूँ और अलग अलग तरह के प्रोडक्शंस, नाटक, फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म, हर तरह की राइटिंग मैंने की है, लेकिन मैंने किताब नहीं पब्लिश की है। मैं उन कम लोगों में हूँ जिसकी कोई किताब नहीं लेकिन हाँ, 25 वर्ष से लेखन ही लेखन है। और मेरी जर्नी जो है वो ऑब्वियसली थ्रू 2 कंट्रीज, 2 कल्चर्स इन वेरियस वेज हुई है, जो कि हम बाद में फिर बात करेंगे। बिल्कुल, हो सकता है कि आज प्रकृति को हमने आपके जरिए अर्जी लगा दी है तो शायद किताब भी बहुत जल्दी ही आ जाएगी, बट आपका पिछले इतने सालों का जो सफर रहा है उसके बारे में बताने के लिए शुक्रिया, और हम बहुत से आपसे डिटेल में पूछेंगे। सुनीता जी, आपके पास आते हैं, कुछ आप बताएं आपका सफर कैसा रहा? Thank you. First of all, namaste Bharat, and thank you Sanjay ji, Mamta ji. Thank you for the kind words. सफर तो एज अ राइटर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। कभी जैसे हम अपने मेरे बच्चे बड़े हैं तो हम प्लान करते हैं कि आप ये पढ़ो, ये करो, वो कोर्स करो, फिर एंड बट राइटिंग की जो जर्नी है वो अपने आप से एक्चुअली मेरे घर चल आई। एंड आई थिंक मोस्ट ऑथर्स विल एग्री विद दैट, और इवन प्ले राइटर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, कि ये कोई कनेक्शंस होती है यूनिवर्सल इन द कॉस्मोस की ये कनेक्शंस हो जाती है और आपको एक आपकी जर्नी आप निकल पड़ जाते हो टू राइट। सो आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू बी अ टीचर व्हेन आई मूव्ड टू सिंगापुर में, यहाँ पढ़ाती थी, एंड देन आई थॉट कि छोटे बच्चों की कहानियाँ मैं लिखना शुरू करूँ, मुझे बहुत भाता था। But actually my first book was nothing to do with that. It was a memoir of my grandfather, which I wrote, followed by another book called Ganga Jamuna, which I would like to actually present to all of you in a bit. And then children's book हुई, तो प्ले राइटिंग एक फिर किसी से बात हुई, करते करते फिर प्ले राइटिंग का एक जर्नी शुरू हो गई। आई वाज रियली इंटरेस्टेड, बहुत अच्छा लगा। एंड मेरा फर्स्ट प्ले था ब्लू डायमंड, द ब्लू डायमंड। हालांकि आई राइट माई बुक्स आर इन इंग्लिश, बट प्ले राइटिंग एंड माई मूवी स्क्रिप्ट्स आर इन हिंदी और मल्टीलिंगुअल जैसे कहते हैं। तो
the Blue Diamond में ले रहा, which was successful. She also it's part of her foundation also, and another they got made into movie, which is related to movie. And then लोगों को interest रहा है तो बड़ी अच्छी फिल्म है. It's about women's empowerment, नारी शक्ति जिसे कहते हैं. And then उसके बाद अभी हाल में जो मूवी हुई है, ये ऐसी अलग तरह की जर्नी हमारे मेरे दोस्त हैं यहाँ के प्रोफेसर जर्नलिस्ट है जिनकी एक्टिविटी से इंस्पायर की कहानी है साहसी सिंह. ये मूवी हनी रिलीज हुई है लेकिन पुट इट अप ऑन यूट्यूब बिकॉज़ आई थॉट कि ज्यादा दिस यूट्यूब पे देखेंगे. So that's basically how the journey went. थैंक यू. बहुत ही इंस्पायरिंग जो जर्नी है आपकी, और जैसे आपने कहा कि कॉस्मोस ट्रैक करके रास्ता बना देते हैं. और मैं गौरव जी के पास आऊंगी, पहले हिमांशु जी से पूछूंगी. पर गौरव जी आपके पास आने के पहले ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग इज योर फोर्टे. तो क्रिएटिव राइटिंग प्ले राइटिंग में कि कितना महत्व रखता है और कैसे जीवन फूटता है उन किरदारों में, वो पूछना चाहूंगी. पहले हिमांशु भाई कुछ आपकी सुने कैसा सफर आता? जी जरूर. पर मुझे लगता है कि आप मुझसे इतना बेहतर बोल रही हैं कि मुझे सवाल पूछना चाहिए और जवाब आपने देना चाहिए. फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली भारत आजाद होने के बाद पैदा हुआ. अगर उसके पहले होता तो शायद भगत सिंह के साथ जुड़ा होता. अब दुनिया बेहतर कैसे बना है इस पे मैंने लक्ष्य लगाया. बहुत सालों पहले जब ऑर्किड कर रहा था तो मेरी लेखन की शुरुआत ऐसे हुई कि गांधी जी महात्मा गांधी के खिलाफ ढेर सारी बातें प्रचलित हैं लोगों में और मैं उनके आंसर्स देने लगा, राधा स्पष्टीकरण देने लगा महात्मा गांधी के खिलाफ ज्यादा होगा. और फिर तो ये हो गया कि कहीं पे किसी फोरम में गांधी जी के खिलाफ कुछ बातें हो रही हो तो मुझे किया जाता था हिमांशु जी आप जाइए जवाब दीजिए. और फिर तो इतनी बात बढ़ गई मेरी माँ बहनों के लिए लोग जोड़ने लगे, काफी हीटेड एटमॉस्फेयर हो जाता था. शांत करके बातों का जवाब देते थे. मेरे लेखन साधना बढ़ती गई आगे. कॉलेज का के दौरान यह था कि एक्टिंग करनी है, मतलब सांस के बगैर चलेगा लेकिन एक्टिंग के बगैर नहीं चलेगा. तब वो एक साध्य था. लेकिन गांधी की बात चलते हुए और बात दुनिया को बेहतर कैसे बना सकते हो, अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकूं, इस बात से वो साध्य ना रहा, साधन हो गया. ध्येय नहीं रहा, एक माध्यम हो गया. और फिर लिखना शुरू किया. फिर देखा कि शायद लोग ना पढ़ेंगे नहीं, कोई पढ़ नहीं रहा है, कौन पढ़ता है, चलो नाटक बनाते हैं. और नाटक कैसे बनाते हैं, कभी थ्रिलर, कभी कॉमेडी, कभी सस्पेंस, कभी कुछ, कभी गुजराती में, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी संस्कृत में, कि लोगों को एंटरटेनिंग तो लगना चाहिए तभी वो लोग देखेंगे. और मेरा मेन एजेंडा है कि मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो लोगों को कैसे पहुंचाऊं. बस ऐसे साधारण काम. बहुत सुंदर. और ये आपने बात ही कही कि जब नवरस हमारे पास उपलब्ध है तो क्यों सिर्फ एक ही रस का सेवन करें और सब चीजों को साथ लाकर जो ऑडियंस को समझ में आए उन तक वो मैसेज पहुंचाया, चाहे फिर गांधी जी के साथ खड़े होकर उनकी सफाई देना हो या निरंतर इस विश्व को बेहतर बनाना हो. तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप उस माध्यम को अपना चुके हैं और उस यात्रा पे अभी काफी पैशन से चल रहे हैं. अब आपके पास वापस आते हैं गौरव जी, जो जैसे मैंने कहा कि क्रिएटिव राइटिंग आपने कहा है आपका प्रथम कार्य क्षेत्र रहा, आपका फोर्टे है. तो इससे आपको नाटक लेखन में कितनी समस्या है? नाटक लेखन तो लेखन ही है. राइटिंग इज राइटिंग, इज डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी राइटिंग और पोएट्री राइटिंग. लेकिन हम जो कहते हैं वो तो कहानी ही कहते हैं और ओरिजिनल कहानी है. अब जिस तरह के प्लेज में लिखती हूँ वो सामाजिक विषयों पर ज़्यादा लिखती हूँ. तो very little of it is really a figment of my imagination, but more to do with what is happening in society. So इन 25 सालों में मैंने about 24 productions लिखी हैं. उनमें से कुछ जो बहुत यादगार हुए हैं वो खास बिल्कुल सामाजिक मुद्दों पर
हुए हैं, जिनके लिए मतलब वो हम जब लोग देखते हैं उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो जो कुछ भी नाटक में है वो वास्तव में लोगों की कहानी, लोगों की जुबानी है। और इसके लिए जब मुझे कोई थीम कमीशन किया जाता है और थीम दिया जाता है कि फलाने टॉपिक पे लिखो, तो उसके लिए जाके रिसर्च करना होता है समाज में, तो लोगों को इंटरव्यू करना होता है, उनके साथ बात करके इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम जोड़ के फिर उसमें से कहानी निकालते हैं, डायलॉग निकालते हैं। एक मैंने नाटक लिखा था जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ और वो था भारतीय समाज जो सिंगापुर में है, ऑल ऑफ अस इन दिस रूम, एक्सपैट इंडियंस वर्सेस लोकल इंडियंस। ये कश्मकश जो है ये चलता रहता है और ये बड़ी मुश्किल सी एक सिचुएशन भी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा तालमेल बैठे, लेकिन कभी कभी वो नहीं भी हो पाता है। तो उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च मैंने की थी। जो एक्सपैट इंडियंस हैं और जो लोकल सिंगापुरियन इंडियंस हैं जो उनकी भाषा नहीं समझ सकते हैं, और सब कुछ मिला के ये बहुत ही मतलब ह्यूमरस प्ले था, सटायर टाइप का था और लोग हंस रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन्हीं की लाइंस हैं जो उन्होंने ने कही हैं, जो कि मेरे प्ले में आ गई हैं डायलॉग बनकर। तो शायद इसलिए भी लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि दे कैन आइडेंटिफाई विद इट। और मुझे ये लगता है कि नाटक लिखने में हमारा एक दायित्व है कि हम समाज को कुछ सच दिखा सकें, जो कि अन्य तरह से वो प्रीचिंग लगेगा, वो लगेगा कुछ बड़ा कमिंग डाउन फ्रॉम, तो लेकिन अगर नाटक में उसे एंटरटेनिंग फॉर्म में हम उसी बात को कह दें तो बड़ी सीरियस बातें भी लोगों तक पहुंच सकती हैं। तो ये मेरा उद्देश्य रहा है। बहुत सटीक आपने समझाया, क्योंकि दो ऐसे भाव हैं, अगर वो आप अपनी सुनने वाली, देखने वाली ऑडियंस में ला सके, एक है हास्य और दूसरा है अशुभ। अगर ये दोनों ही या दो में से एक आप अगर ला सके तो आपको तो भूलना ही मुश्किल हो जाएगा और दूसरे पे हंसना खुद पे हंसने से काफी आसान होता है। सो ये शेयर करने के लिए थैंक यू। हिमांशु भाई आपके पास आऊंगी, पर पहले सुनीता जी के पास। हिमांशु जी आपसे ये समझना चाहूंगी, यहाँ पे जेन जी की बहुत बात हो चुकी है, पर मैं खुद एक जेन जी और दो अल्फा जनरेशन जो जेन जी के बाद है उनकी माँ हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि शोध का, रिसर्च का कितना इम्पोर्टेंस है, महत्व है, जब आपने अपने लेखन, अपने ऑडियंस के हिसाब से अपने मीडियम को चुना। उस पर मैं आऊंगी समझने के लिए, पर उससे पहले सुनीता जी, आपने कहा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट, नारी की के लिए आपने काफी काम किया है एंड आप यहाँ पे सिंगापुर में काफी समय से हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपने अपनी लेखनी के लिए, आपने अपनी चलचित्र जो आपने अभी आपकी आई है, उसमें आपको कितना अंदर लगता है उन इश्यूज को लेके जो नारियों को फेस करने पड़ते हैं? क्या आपको लगता है कि नारियों को जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वो किसी समाज, किसी राज्य पे निर्भर करते हैं, और इज इट अ मोर ग्लोबल और यूनिवर्सल थीम्स जिनसे आप फिर इंस्पायर होती है और उस पर फिर आप आगे और जागरूकता बढ़ाना चाहती हैं अपनी कहानियों के माध्यम से? This is a wonderful question, and मैं कहूँगी कि ये जो women's empowerment, it's basically about women's oppression, जैसे मैंने आपको हम बात कर रहे थे। ये जो होता है ये हर तरह के लेवल से होता है। It doesn't happen just socio-economic अलग स्टैंडर्ड के लोगों के या स्टेट या कंट्री। Sometimes it takes to in the form of domestic violence, and domestic violence actually has nothing to do with physical violence. It could be emotional, economic, holding back of income. So many levels होते हैं। So एक घर घर में चला जाता होता है, and हम लोगों को पता भी नहीं होता है। Most women or families tend to hide it very well. So this is one of my favorite topics. I mean, इसको लेके मैंने वो डिक्शनरी लिखी थी। एंड जैसे हमारे जैसे एवरेज एक वुमन हाउस होल्ड की वो कहानी है, एंड द इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज ऑल्सो सिमिलर टू द मेन स्ट्रीम ऑडियंसेस है। सो
ये मेरा इट इज इम्पोर्टेंट, जैसे अभी कवि जी कह रही थी कि हमको हमारा एक दायित्व है टू सेंड द मैसेज अक्रॉस इन एन एंटरटेनिंग फॉर्म. सो दिस मीडियम ऑफ आइदर फिल्म है, प्ले है, बुक है, आपका एज एन ऑथर, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर वगैरह, आपको ये एंटरटेनिंग फॉर्म में इसको कन्वे करना है. एंड इस तरह से एक ही जगह से आप अगर इंस्पायर कर सको कि okay, there is someone who's listening and she's able to identify with what's going on in either the script or whatever, and वो आइडेंटिफाई कर सकती है उसको, एंड देन शी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप. और ये नेक्स्ट स्टेप लेने की भी जरूरत नहीं है. इवन इंटरनली अगर वो रियलाइज करते कि ओके मेरे साथ जो हो रहा है इस हैपनिंग एवरीवेयर एल्स एज वेल, एंड देयर इज अ मैसेज व्हिच इज आउट देयर, इज अ अपडेटिंग नाउ मेकिंग, सो एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन एक्शंस. सो ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है. And I'm glad that we brought up about this stuff. And to answer the question about हम लोग ये लेखन का क्या है, it's basically जैसे ये कह रहे थे कि it's about observing people. ये हमारे आसपास हो रहा है, हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं. रिसर्च तो होती है, thankfully हम इंटरनेट एज में है, कुछ टॉपिक पे तो रिसर्च हो जाता है, but meeting people, observing them, talking to them, understanding them. आज जैसे मैं यहाँ बैठे I've been here for an hour, so I'm medical, and I'm sure I have a message that मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ. भोजपुरी काफी सीखा उससे भोजपुरी लोगों से. So I mean there is a lot which one can take. So always like they get to observe, perceive, and get to see the information. सुनीता जी कह रहे थोड़ा ऐड करने की हाँ हमारा काम है मनोरंजन करना, लेकिन सिर्फ या एकदम सीरियल टॉपिक्स को ना लेके अगर हम कुछ थोड़ा और डीपर चले जाएं तो ऑडियंस भी उससे ज्यादा पसंद करता है जब कहीं पूरी डेप्थ दिखाई देती है. और शायद इसी कारण आपकी भी रचनाएं जो हैं पॉपुलर हुई. Thank you. बहुत ही सुंदर तरीके से आप विवरण किया, और मुझे लगता है कि सीखने को हमारे आसपास ऐसे कुछ है, उसके लिए घरे को सीधा रहना पड़ेगा ताकि जल उसमें जा सके. जब पानी नहीं रहेगा तब समझ में आएगा कि आप उन सब चीजों को किस तरह से आगे लेके आ सकते हैं. और आपने जो कहा गौरी वो बहुत ही एक सटीक मैसेज है कि हर एक लेखन में एक लेखिका की या लेखक की यात्रा होती है. शुरू में अपना नीश ढूंढना, अपनी ऑडियंस को ढूंढना, उसलिए खाना उस हिसाब से परोसना कि सामने वाला खाने को आतुर हो. फिर आप ऐसी जगह को हम जाते हैं जहाँ आपको पता है कि आपके पकवान की तो स्वाद है, अब आपके हाथ में है कि आज आप क्या परोसेंगे. That is where courage plays a big part. So that आप अपने लेखन में, अपनी प्रस्तुति में हास्य या अन्य रसों के अलावा एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे सके, और वो आपका कॉन्ट्रिब्यूशन रहता है सोसाइटी में. गौरी जी आपके पास आऊंगी ये समझने के लिए हमारे आगे जो पीढ़ियां हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है. पर उससे पहले हिमांशु भाई आप बताएं रिसर्च क्या इम्पोर्टेंस है जब आपने अपने इतने सालों के कार्य क्षेत्र में देखा और आपने अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को बाहर प्रस्तुत किया, तो आपके लिए रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंट है और उस हिसाब से आप क्या दूसरों को भी बोलना चाहेंगे. जी जरूर. मैं रिसर्च के बारे में बताना शुरू करूँ उससे पहले जस्ट टू ऐड ऑन व्हाट गौरी भूल गया किस बारे में. हमने एक ड्रामा बनाया था गब्बर सिंह के शोले संस्कृत में बनाया था, और उस ड्रामा के तुरंत बाद और एक ड्रामा था हमारा जिसमें मुझे शंकराचार्य का रोल करना था, और रामकृष्ण मिशन मठाधिकारी के सामने ये मठाधिपति के सामने प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि देखिए संस्कृत में कितनी जान है, गब्बर सिंह को भी शंकराचार्य बना दिया. तो
मेरा हमेशा एक ही तवज्जो होती है मेरी कि मेरे नाटकों में दर्शक दो बार हंसे, दो बार मेरी सराहना हो। पहले तो जब वो देखे तब एंटरटेन होकर के, और दूसरी बार तब जब उसके पीछे का जो तत्व है, जो डेप्थ और कोर है मेरा, तब उनको पहुंचे, तब क्योंकि वो कई बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ही वो आया होता है। मेरा मेन थीम होता है मेरा भारत महान। इसी विषय को अलग अलग में पिरो करके अलग अलग एपिसोड को भारत के इतिहास से लेकर के, संस्कृति से लेकर के मैं लोगों को अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग रस में परोसते रहता हूँ। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरी रिसर्च बहुत ही सटीक हो। और मेरा प्रोफेशन भी यही है, मैं इन्वेस्टिगेशन में हूँ, मेरा काम ये है फाइनेंशियल क्राइम का इन्वेस्टिगेट करना। तो बिल्कुल मेल खाता है। जैसे कि आज मैं सीना नाम का अगर कह दूं तो अपने नाटक में कि गांधी जी ने 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलाने के लिए नहीं किया था, तो बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं। उसका मेरे पास पूरा एग्जांपल और डेट के साथ होना चाहिए। 12 जनवरी 1948 को उन्होंने उपवास किया, उसके उसमें से एक कारण 5 करोड़ वाला नहीं था, वगैरह। तो इसलिए रिसर्च से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो है कि मनोरंजन होना चाहिए। और अगर सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट जिस वजह से मैं 75 ड्रामास कर पाया हूँ, वो है सपोर्ट, जिसकी वजह से मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा हेल्प किया। और जैसे आपने देखा, जैसे मुझे पानी दिया मेरी वाइफ ने, तो बहुत ही सपोर्टिव रोल रहा है, जिसके बगैर नहीं हो सकता था। थैंक यू शेयर करने के लिए। और आपने जैसे कि अच्छा फैक्टा हो या ChatGPT का जमाना हो, हर कोई लेखक बन सकता है। बहुत जरूरी है कि जो घटते हुए टैलेंट है उनको सही समझाया जाए कि सही रास्ता क्या है। हालांकि हर कोई अपना रास्ता चुनता है, लेकिन जो इस पथ पर चल चलते हैं अगर उनके सफर से कोई सीख सके वो जरूरी है। और वही गौरी जी ने हमसे पूछा और इससे पहले बोलते हैं भाई नारी तो कलर है। और आपके परिवार का ये साथ है, आप आगे बढ़े तो आपके परिवार को बहुत बधाई। उन्होंने आपको साथ दिया और आपके जरिए आप 75 आपने नाटक है उससे समाज को कितना फायदा हुआ। सो हेल्प फॉर योर फैमिली। गौरी जी नाउ टू यू। मेरा प्रश्न है कि जो बढ़ते हुए लेखक कहाँ हैं, क्योंकि आज सब कुछ भी आसान हो गया है। ChatGPT पे जाइए वो पूरी किताब लिख के दे देगा, पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। तो आप क्या मैसेज है उनके लिए जो लिखना चाहते हैं? लेखन जो कि एक कला है, उससे सीखा जा सकता है। और आजकल तो AI बहुत अच्छे से हम लोग शायद हम लोगों से ज्यादा अच्छे से लिख सकें, लेकिन जो फर्क इंसान में है और AI में है वो है हमारी संस्कृति। और जैसे कहा मेरा भारत महान, इस भारत देश में इतना ज्यादा है देने को, इतनी समृद्धि है, हम उसमें जाते जाएं, जितने हम डीप जाएंगे हमें और नवरत्न मिलते रहेंगे। और जैसा कि कहते हैं एक पेड़ जिसकी जड़ें डीप हों उसकी शाखाएं भी ज्यादा फैलेंगी। तो हमें जरूरी है कि अपनी डेप्थ जो है, अपनी रूट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करें, उन्हें समझें, क्योंकि उनमें इतना कुछ है। आज यहाँ आकर मैंने सवेरे से मतलब जब से शुरू हुआ है, पहले कन्नड़ समाज के जो सदस्य थे उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया, और उसके बाद अभी जो भोजपुरी समाज के इतना इम्प्रेसिव था वो। और मैं इतनी बैठी प्रथम इसमें बैठी मैं इस भाव बोर हो रही कि ये दोनों काफी युवा थे मेरे कंपैरिजन, जिनकी हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि नहीं इतना मालूम होगा या वो अच्छे से अपने भाव प्रकट कर सकेंगे। और इस तरह उन्होंने किया, सब पर प्रभाव हुआ। तो मेरा हमेशा ये कोशिश रही है कि अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से कुछ न कुछ निकाल कर लाना, इस विदेश की मंच पर को प्रस्तुत करना। और इसमें कई बार, और ये मैं जो नव पीढ़ी है उसको बताना चाहूंगी कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट स्टे स्टेडफास्ट, इट रियली वर्क्स।
शुरू में लगा कि वो कूल नहीं है। मैं यहाँ 25 साल से कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ और ज्यादातर हिंदी में लिखती थी। धीरे धीरे लगा कि हाँ अब हिंदी समझने वाले हो गए हैं, हिंदी को समझने सराहने वाले हो गए हैं, कि क्यों ना हिंदी शुरू किया जाए। और जब से हम हिंदी नाटक शुरू किया, उसके फैंस और दोनों से परिचय मेरा उसी के कारण है, क्योंकि ये हिंदी नाटक जो कि हमारा ऑर्गेनिक, हमारा अपना, जब हम वो कर रही हैं तो सबके दिल को छू जाता है। हाल ही में मैंने एक प्ले किया था जिसका नाम था रेलगाड़ी। उसमें मैंने एक अवधि की कविता का इस्तेमाल किया था। जब लोग शुरू में सुनते थे तो कहते थे ओ बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज सो डिफिकल्ट, दिस इज नॉट इवन मी, इट इज अवधि। एंड येट जब वो फाइनली उसका मंचन हुआ तो वो कविता जो थी जिसका नाम है मौसा का मेला, जो कि अवधि में है और बना इलाहाबाद के कुंभ मेला के बारे में है, वो इतना लोकप्रिय हुआ कि जो स्टूडेंट्स आए हमारे यहाँ स्कूल के वो भी उसे दोहरा रहे थे। तो उसके कारण मुझे ये बिलीव कि जो कुछ आप जिसमें आप स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं उसे करिए। ये मत भटकिए कि लोग क्या पसंद करेंगे, मैं बोल करूं, अपना मूल चीज जो है उसको आगे लाइए, वो जरूर अप्रिशिएट होगा, उसे सिंसियरिटी से जेन्युइननेस से आप करिए। और बहुत कुछ है भारत माता के पास हमें देने के लिए, उस संपत्ति के हम जो वंशज हैं। तो लेट्स गो विद भारत माता। अभी मेरे दिमाग में इट इज स्टिल रिंगिंग मौसा का मेला, मौसा का मेला। काश भोजपुरी भाइयों से मेरी आज मुलाकात हुई, काश मैं उनसे पहले मिल पाती, क्योंकि सबको ये सच में बहुत अच्छी लगती कि मैं इतने साल से कर रही हूँ। और If I may add, the younger generation जो बात करते हैं, thanks to all the OTT platforms and everything, all India is in everybody's living rooms. You know, so आपकी मूवीज like for सबसे बच्चे abroad रहते हैं, उनके दोस्त हैं, I'm happy to show them, confide to them. And पहले थे कि even 10 साल पहले अगर आप कह रहे थे समझ आएगा, सोशल कंटेंट समझ आएगा, इनको क्या होगा, बट सबको पता है, people like Indians now are watching K-dramas, वो सब समझ आएगा। तो वैसे India is like grown worldwide so much कि आज के ये तो होती है younger generation, सबको सब पता है, right on their music, they see it, they get their messages across. So stick to your original or whatever your language is, they will read the subtitles and they will understand it. So यहाँ पे तो समय वैसे ही पता चलता है और इतना ज़्यादा भाव भोर अगर माता चल रही हो तो अपना मुश्किल होता है, पर मुझे इशारा किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी आप तीनों से जो मैंने सुना वो सुन के मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और अगर मैं उसका समरी करूँ तो आपके एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पत्ती को छाया नहीं, हल्ला गया दूध। तो आप सबकी जो आगे आगे लिखना चाह रहे हैं सबकी अपनी ही यात्रा रहेगी। श्री राम भी अभी घर आ रहे हैं, 500 साल लगे हैं, हमें भी अपना घर जरूर मिलेगा, लिखते रहे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल जो बोलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और चाचा का इस मन के लिए। Thank you. नमस्ते भारत। Ini cari di kantor dong.